हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी ब्रेकडाउन। मैं हूं आपकी एडुकेटर हिमांशी और मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आई हूं विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द 12th स्टूडेंट्स जो कि अब अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक बात, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स देखेंगे और डायरेक्टली हम एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी से हम लाइन वाइज रिवाइज करेंगे और हर एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में आने वाला हो आ सकता है, चलिए ठीक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक बात। उनके बारे में हम रिवाइज करेंगे, थरली नोट्स देखेंगे और डायग्राम्स देखेंगे, ठीक बात। चलिए, तो जैसे आज का हमारा चैप्टर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जैसे आज स्टार्ट करेंगे हम पोलिनेशन से, ठीक। हमारा अभी पहला टॉपिक होगा पोलिनेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 22 में आई गेस ये क्वेश्चन आया था, अब भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट ईयर शायद एजेंट्स के बारे में पूछा था, ठीक। तो हम पोलिनेशन की पूरी ए टू जेड, पोलिनेशन क्या क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं पोलिनेशन के, ऑल्सो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक, ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे और समझेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो पोलिनेशन कि भाई पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है, ठीक, एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, एंथर पे, ठीक। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उस पे बनते हैं, उसमें भी कौन से पार्ट पे, एंथर में बन रहे हैं, ठीक। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, एंथर टू स्टिग्मा। एंड स्टिग्मा क्या है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक, उसका एक पार्ट है। पिस्टल या कार्पल का पार्ट है स्टिग्मा, ठीक। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स। अब इसी ट्रांसफर के मैकेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन बोल देते हैं, ठीक। पोलिनेशन की डेफिनेशन देखें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा फ्रॉम एंथर इज टर्म्ड पोलिनेशन, ठीक। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। चलिए, पोलिनेशन देखा। अब मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली ये चीज समझा भी देती हूँ। चलिए, ये देखिए, यहाँ हमने देखा कि ये तो है हमारे पास पिस्टल, ठीक बात, और यहाँ है हमारे पास एंथर्स, ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और यहाँ हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब क्या होंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिनको हमने बोला एंथर, एंथर किस एंथर में क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। तो अब एंथर से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, टू द पिस्टल, पिस्टल के भी स्टिग्मा वाले पार्ट पे, ये स्टिग्मा है, ठीक। स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, तो इसी ट्रांसफर को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन बोल देते हैं, ठीक। यहाँ से जो पोलन्स रिलीज होंगे, ये पोलन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ये है एंथर, एंथर, और ये है स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, इसी ट्रांसफर को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन। इस ट्रांसफर को हम बोल देंगे पोलिनेशन, ठीक बात। चलिए, अब वेरियस काइंड्स ऑफ पोलिनेशन होते हैं, ठीक है। मेजरली दो तरीके के पोलिनेशन हम देखेंगे, एक होगा सेल्फ पोलिनेशन और एक को हम बोल देते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक। चलिए, पहले पढ़ते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी भी बोलते हैं। अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, पोलिनेशन इज अचीव्ड व्हेन विदिन द सेम फ्लावर। देखिए, ये मैंने आपको दिखाया कि ये है स्टिग्मा, ठीक, और ये है एंथर। अब ये कोई अलग अलग प्लांट है या सेम प्लांट है, साइड सी बात है, ये सेम प्लांट है, सेम प्लांट है। सेम प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, ठीक। अब जब सेम प्लांट में सेम फ्लावर है, ये यहाँ इसके पेटल्स हो जाएंगे ये, ठीक। सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर में जब पोलिनेशन होता है, जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं,
किसमें होगा? विद इन द सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है, ठीक है। उसमें जब एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होता है उसको हम बोल देते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब, देखते हैं चलिए, पहला है सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, ठीक। सेम प्लांट और सेम फ्लावर होगा, उसके अंदर पोलिनेशन हो रहा है विद इन द सेम फ्लावर, ठीक। उसको हम बोल देंगे सेल्फ पोलिनेट हैं। इन अ नॉर्मल फ्लावर व्हिच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। अब क्या होगा, ऑटोगैमी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोगैमी की, या ऑटोगैमी जिन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक। जिन प्लांट, वो फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, ठीक, वो फ्लावर्स जिनके एंथर्स और जिनके स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, उनके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। क्या लिखा है इनके अंदर? कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। ये बात याद रखना, प्योर सेल्फ पोलिनेशन या फिर प्योर ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है उन प्लांट्स में जिन प्लांट्स के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, ठीक बात। क्यों रेयर होती है? बिकॉज उसके एंथर, उसका जो स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, दूसरे प्लांट्स के भी तो उसके अंदर पोलन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ऑटोगैमी ही हो, उसके अंदर जेनोगैमी भी हो सकती है, विच इज क्रॉस पोलिनेशन। चलिए, autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. चलिए, अब क्या होता है जिनके अंदर ऑटोगैमी होती है, जिन फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी चाहिए, उनमें क्या होता है? सिंक्रनी होती है। सिंक्रनी किसके बीच में होनी चाहिए? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर, कि सिंक्रनी होनी जरूरी है किसमें? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के अंदर, एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक। अब सेल्फ पोलिनेशन होने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक। जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, जिन फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या होना जरूरी है? पहली बात तो ये स्टिग्मा है, ठीक। ये है, ये पार्ट जो है ये हम बोल देंगे स्टिग्मा, और साथ में हमारे पास है एंथर्स, ठीक। अब एंथर का मैच्योरेशन और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक टाइम पे होनी चाहिए, ठीक। जो एंथर है, जो पोलन्स रिलीज करते हैं, उनका टाइम, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, स्टिग्मा मैच्योर हो गया और अब अपने ऊपर पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करा सकता है ना, उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी सेल्फ पोलिनेशन विद इन द फ्लावर्स पॉसिबल है, ठीक। अब क्या होगा, क्या होता है यूजुअली प्लांट्स के अंदर टू प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होने देना, उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होंगे वो क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस ले आते हैं। कैसी अडेप्टेशन? कि ऐसी अडेप्टेशन होगी, कैसी अडेप्टेशंस होती हैं? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए प्लांट के अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। प्लांट अडेप्ट, ठीक, प्लांट अडेप्ट होता है। अब क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि एंथर्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, एंथर्स मैच्योर अर्ली, ठीक, एंड स्टिग्मा मैच्योर्स लेट। ये पहला अडेप्टेशन है जिसमें क्या होगा, एंथर्स पहले ही मैच्योर हो जाएंगे और क्या होता है, पोलन्स रिलीज कर देते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो काफी लेट मैच्योर होगा, जिसके बीच में क्या होगा कि इनके बीच में कोई सिंक्रनी नहीं रहेगी, है ना, कि एंथर तो पहले मैच्योर हो गया, तब तक जो स्टिग्मा है वो मैच्योर ही नहीं हुआ। तो क्या अब जब
एंथर्स पोलन रिलीज करेंगे और स्टिग्मा पे चले जाएंगे, तब क्या इसके अंदर पोलिनेशन, फर्दर पोलिनेशन के बाद जो जर्मिनेशन और ये प्रोसेस है ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज एंथर्स ने स्टिग्मा के मच्योर होने से पहले ही पोलन ग्रेन्स रिलीज कर, ठीक बात। तो ये तो पहला अडेप्टेशन है जो क्या प्रिवेंट करता है, सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करता है, ठीक बात। दूसरा चलिए, अब दूसरा अडेप्टेशन क्या होता है, देखिए ये वाइस वर्सा है। इसके अंदर जैसे एंथर्स पहले मैच्योर हो गए, ऐसे ही स्टिग्मा भी पहले मैच्योर हो सकता है, और जब स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है तब तक क्या होता है, एंथर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, ठीक, जिसकी वजह से वापस क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है कि एंथर्स जो होते हैं आर वेरी लार्ज एंड far away from stigma। अब क्या होगा कि जो एंथर्स है, पहली बात तो वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना। जो एंथर्स है उनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो काफी छोटा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये भी वाइस वर्सा है, या तो एंथर्स बड़े हो सकते हैं, या फिर क्या हो जाता है कभी कभी स्टेमेंस जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और जो एंथर्स होते हैं वो काफी शॉर्ट रह जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो ये दो अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट क्या करती है, प्रिवेंट करती है जिससे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक। ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जिसके थ्रू सेल्फ पोलिनेशन हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए, इसमें क्या लिखा था कि सिंक्रनी होनी जरूरी है, ये तो हमने देख लिया, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इसमें तो प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन हमें अगर सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देना है, अगर हमें सेल्फ पोलिनेशन कराना है, तो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रनी होनी चाहिए। किसके बीच में, स्टिग्मा और एंथर के बीच में सिंक्रनी होनी चाहिए, और दोनों क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक बात। इससे क्या हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट होता है। चलो, नेक्स्ट इज some plants such as viola, oxalis and commonella। ये तीन टाइप ऑफ प्लांट्स है, एक है वायोला, एक है oxalis, एक है commonella। इसके अंदर क्या होता है, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब इन प्लांट्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस, एक को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। अब कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये तो नॉर्मल फ्लावर्स जैसे होते हैं, सॉरी, कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर वेरी सिमिलर टू नॉर्मल फ्लावर्स, जो कि क्या होते हैं, जो ओपन होते हैं, ब्लूम करते हैं, और उनका जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो क्या होता है, एक्सपोज होता है, ठीक बात। जैसे हमने ये देखा, ये देखिए, ये जो हमने डायग्राम देखा था ये किसका है, कैस्मोगैमस फ्लावर का है, जिसमें एंथर एक्सपोज है, और ये जो एंथर्स एक्सपोज है एंड स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है, ठीक बात। अब क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ये एक बड की फॉर्म में रहते हैं। ये कैसे प्लांट्स हैं, जो ब्लूम नहीं करते, जो बड की फॉर्म में रहते हैं, और जो उनका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो काफी क्लोज होता है एक दूसरे, ठीक, क्योंकि फ्लावर बंद है ना, बड की फॉर्म में है, तो इनका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो काफी क्लोजली अटैच्ड होगा एक दूसरे। Clistogamous flowers which do not open at all, ठीक। In such flowers the anthers and stigma lies close to each other, ठीक। जो flowers बिल्कुल open नहीं होते उनके अंदर क्या होता है, the anthers and stigma lies close to each other। When anthers dehiscence in the flower buds, the pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination। Thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। अब क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर प्योरली क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, इसके अंदर ऑटोगैमी होगी। क्यों, क्योंकि ये फ्लावर तो ब्लूम ही नहीं करता, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ये प्लांट का, ठीक। यहीं पे क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसके अंदर पोलिनेशन होगा, और क्या कैसा पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा इसके, ठीक बात। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे इनके अंदर कोई चांस नहीं होता क्रॉस पोलिनेशन का, ठीक।
Now, क्लिस्टोगैमस flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. ठीक, और इनके अंदर assured seed set बनते हैं even in the absence of pollinators. अब इनको तो pollinators की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है और इतने क्लोज होते हैं ये कि इनको कोई पोलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती। ठीक बात, इनको किसी पोलिनेटर या किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती जो कि क्या कराए, पोलन का ट्रांसफर कराते हैं। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। कहां से कहा, एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर कराने का काम होता है पोलिनेटर्स का। लेकिन सिंस दे आर क्लोज्ड फ्लावर्स, पास में रह रहे होते हैं, तो इनको किसी पोलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती। ठीक, चलो, तो ये तो कौन सा टाइप था हमारा, ऑटोगैमस। ठीक, ऑटोगैमस में भी हमने क्या पढ़ा, दो तरीके के फ्लावर्स पढ़े ऑटोगैमी में भी। पहली बात तो ऑटोगैमी क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक, सेल्फ पोलिनेशन में भी हमने टू टाइप ऑफ फ्लावर्स पढ़े, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। और ये भी कौन से प्लांट्स में होते हैं, वायोला, ऑक्सालिस एंड कॉमनल। ठीक बात, चलिए, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज जियोटोनोगैमी। ठीक, नेक्स्ट पोलिनेशन टाइप इज जियोटोनोगैमी। इसमें क्या होता है, चलिए, सेल्फ पोलिनेशन में हमने क्या देखा कि ये हमारे पास स्टिग्मा है, यहाँ प्रेजेंट है एंथर्स, सेम फ्लावर है ये, है ना, ये सेम फ्लावर है। चलिए मैं इसके पेटल्स बना देती हूँ, ये सेम फ्लावर है। ठीक बात, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है ये, और इसमें क्या हो रहा है, एंथर्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया था, ऑटोगैमी। अब जियोटोनोगैमी में क्या होगा कि एक फ्लावर तो यहाँ पे है जहां पे क्या बन रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है एक फ्लावर पे, और दूसरे फ्लावर पे क्या बन रहे हैं, एंथर्स बन रहे हैं। ठीक, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट्स। उन प्लांट्स पे जहाँ पे एक फ्लावर में है सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक प्लांट में है सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग, प्लांट स्पीशीज तो सेम है लेकिन प्लांट अलग अलग है। ये फ्लावर फर्स्ट है और फ्लावर सेकेंड, सॉरी, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है। ठीक, अब क्या होगा, सेम प्लांट विद इन द सेम प्लांट लेकिन फ्लावर्स अलग है, तो अब इसमें किसका कैसे ट्रांसफर होगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम फ्लावर टू से फ्लावर वन की तरफ। ठीक, एक्सक्यूज मी, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम फ्लावर सेकेंड से फ्लावर फर्स्ट की तरफ हो रहा है। ठीक, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो तो एंथर से स्टिग्मा पे रहा है लेकिन फ्रॉम फ्लावर टू से फ्लावर वन। तो अब जियोटिनोगैमी में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग है ना। इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्यों, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू नेक्स्ट फ्लावर। लेकिन जीनोटिपिकली अगर हम देखें तो जीनोटाइप जो पोलन ग्रेन्स का है वो तो सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट सेम, ठीक है, बस फ्लावर्स ही अलग है। चलिए, तो जियोटोनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का लेकिन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम होगा बस फ्लावर्स अलग अलग होंगे। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन है इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट, और इनको किसी एजेंट की जरूरत होगी जिसके थ्रू क्या कराए, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो सके फ्रॉम सेकेंड फ्लावर टू फर्स्ट फ्लावर। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स है वो तो सेम प्लांट के हैं, है ना, तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक बात, चलिए, तो ये तो हो गया जियोटोनोगैमी। नेक्स्ट इज जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या होता है, जेनोगैमी होगा, जेनोगैमी हम बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब कोई दूसरा प्लांट कोई दूसरा फ्लावर, ठीक, सेम फ्लावर भी नहीं है और सेम प्लांट भी नहीं है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ऑफ पोलन ग्रेन्स, brings genetically different types of pollen grains to the stigma, genetically different types of pollens आएंगे स्टिग्मा। ठीक, क्यों, क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट है। चलिए, डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं मैं ये, चलिए देखते हैं। ये देखो, ये एक फ्लावर है,
जहाँ पे एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। इसको हम बोल देंगे फ्लावर फर्स्ट। ठीक, ये है फर्स्ट फ्लावर। अब ये है सेकेंड फ्लावर। ठीक, ये कोई दूसरा ही फ्लावर है, इसकी स्पीशीज भी दूसरी है, ये प्लांट भी कोई दूसरा है। ठीक, ये है दूसरा प्लांट और दूसरा फ्लावर। अब इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहे हैं। ठीक, यहाँ के एंथर से यहाँ पे स्टिग्मा पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब सेम डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर है, दोनों डिफरेंट है ना। तो इसको हम बोल देंगे क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम बोल देते हैं जेनोगैम। ठीक बात। और इसमें जेनेटिकली कैसे आएंगे, डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आएंगे। ये हो गए टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक, अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स मतलब किसके थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। किसी एक मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू एक पोलिनेशन होगा, है ना। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो वो एजेंट्स को हम बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, उन एजेंट्स जो क्या कराते हैं, पोलिनेशन कराते हैं, उनको हम बोल देते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक, अब दो तरीके के एजेंट्स हैं, एक को हम बोल देंगे बायोटिक एजेंट्स जो कि होते हैं नॉन लिविंग, और एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं लिविंग एजेंट्स। ठीक, अब ए बायोटिक में भी दो तरीके के एजेंट्स होंगे। अब हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। चलो एजेंट्स देखते हैं, दो तरीके के एजेंट्स बताए, एक बताया बायोटिक, एक हम बोल देंगे एबायोटिक। एक एबायोटिक हो जाएगा, एक बायोटिक हो जाएगा। एबायोटिक में भी पहला एजेंट है विंड, दूसरा एजेंट है वाटर। विंड के थ्रू भी पोलिनेशन होता है एंड वाटर के थ्रू भी पोलिनेशन पॉसिबल है। तो हम पहले पढ़ेंगे अबाउट द एबायोटिक एजेंट्स। ठीक, वैसे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन। ठीक, मेजरली प्लांट्स यूजेस बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। ओनली अ स्मॉल proportion of plants use abiotic agents। कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि abiotic agents यूज करते हैं फॉर पोलिनेशन। Pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। चलिए, अब जो विंड एंड वाटर पोलिनेशन है ये क्या है, बाय चांस फैक्टर है। कि अगर विंड, सपोज ये एक प्लांट देखा हमने, एक फ्लावर देखा, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक, ये हमने एक फ्लावर देखा जिसपे क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। और कहीं दूर एक दूसरा प्लांट है जहाँ पे एंथर प्रेजेंट है। ठीक, अब उस एंथर को कहाँ आना है, एंथर से यहाँ पे स्टिग्मा पे आना है, जो कि एक फ्लावर बहुत दूर है। सपोज बहुत जोर से हवा चली और पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हुए, और ये पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करके कहाँ आना है, इस प्लांट पे आना है, इस वाले प्लांट पे आना है सपोज। तो अब ये बाय चांस फैक्टर है, यहाँ पे विंड के थ्रू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। इट इज अ बाय चांस फैक्टर। तो इसीलिए जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जैसे विंड एंड वाटर, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि पोलिनेशन पॉसिबल हो ही हो। इट इज अ लक फैक्टर, इट इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। चलिए, now to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollens when compared to the number of ovules available for pollination। इसीलिए क्या होता है, वो फ्लावर्स जो विंड एंड वाटर के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे एक टाइम पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एटलीस्ट सारे नहीं तो कुछ पोलन ग्रेन्स कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुंच जाए। और जो स्टिग्मा होते हैं या फिर जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनका नंबर कम होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उनका नंबर ज्यादा होगा, इनॉर्मस होगा। ठीक, ताकि कंपेंसेशन हो जाए कि जो पोलन ग्रेन्स है वो जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंच सके। ठीक बात। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे पोलिनेशन बाय विंड एंड वाटर। सबसे पहले देखते हैं पोलिनेशन बाय विंड। ज्यादा कॉमन है विंड एंड वाटर में, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, विंड। विंड इज मोर कॉमन। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents। चलिए, अब क्या होगा, जो विंड पोलिनेशन के थ्रू जिन प्लांट्स या फिर जिन फ्लावर्स का पोलिनेशन हो रहा है उनके अंदर क्या होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, पहली बात तो बहुत लाइट होने चाहिए ताकि इजीली विंड के साथ क्या कर सके,
विंड करंट के साथ इजीली फ्लो कर सके। ऑल्सो इट शुड बी नॉन स्टिकी, एक सरफेस पे जाके अटैच या स्टिक नहीं हो जानी चाहिए, है ना, नॉन स्टिकी होने चाहिए और लाइट होने चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, ताकि इजीली ये विंड करंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। और इनका स्टेमन कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, है ना, ये देखिए लॉन्ग फिलामेंट है इनका और इसके ऊपर एंथर है ना, एक्सपोज्ड अच्छा होना चाहिए ये फ्लावर एंथर। चलिए, they are often large feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। अब क्या होता है, इनका जो स्टिग्मा होता है ना, ये क्या होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव है ना, तो स्टिग्मा क्या करता है, इनका स्टिग्मा भी काफी लॉन्ग एंड फेदरी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर आके पोलन ग्रेन्स इजीली स्टिक हो जाते हैं, ताकि ये इजीली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को। चलिए, अब they have usually a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। अब इसमें क्या होता है कि एक साथ एक ही फ्लावर जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, है ना, यहाँ पे सपोज हमने दिखाया कि ये एक फ्लावर नहीं, दे आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे एक जगह, है ना, ग्रुप या बंच में प्रेजेंट होंगे फ्लावर्स, ठीक, ये फ्लावर्स जितने भी हैं सारे बंच में प्रेजेंट होते हैं किसमें, विंड पोलिनेटेड स्पीशीज के, ठीक बात। नाउ कॉर्न कॉब, आपने कॉर्न मक्का देखा है, मक्के की खेत में आपने देखे होंगे उनके बाल, ये जैसे कॉर्न कॉब है, उनमें इनके लंबे लंबे बाल होते हैं ना, ये बाल क्या होते हैं, आपको पता है ये बाल क्या होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं जिसकी क्योंकि इनके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है टू इजीली ट्रैप दी विंड ब्लोन पोलन ग्रेन्स, इसीलिए उनका स्टिग्मा और स्टाइल काफी बड़ा होता है, ठीक, इसीलिए लॉन्ग रिबन लाइक स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, जो एयर में जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सके, अपने ऊपर ट्रैप कर सके। Now wind pollination is quite common in grasses, grasses के अंदर wind pollination काफी common है। Now pollination is water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocots के अंदर, सॉरी। अब पोलिनेशन की, विंड के अंदर हमने पोलिनेशन देखा काफी कॉमन होता है, और वाटर के अंदर पोलिनेशन इज क्वाइट रेयर, और मोस्टली किसके अंदर देखा जाता है, मोनोकॉट्स के अंदर देखा जाता है, ठीक बात। और जो विंड जो वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है वो हमने लोअर प्लांट्स में देखा है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक, क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए, और कुछ हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रा, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैं, और इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर पोलिनेशन, वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रा। In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or winged, and in most of the land plants। अब इसमें भी majority of the aquatic plants जो है ना, जैसे water hyacinth and water lily, इसके अंदर तो क्या होता है, बायोटिक एजेंट्स यूज होते हैं फॉर पोलिनेशन, क्यों, क्योंकि दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, जहां लेवल ऑफ वाटर है, सपोज ये वाटर है, ये वाटर के ऊपर ग्रो करते हैं, वाटर के ऊपर तक ग्रो करते हैं, है ना, और इनके जो फ्लावर्स और ये सब प्रोड्यूस होंगे, वो किसके थ्रू पोलिनेट होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेट, है ना, इंसेक्ट्स आते हैं यहाँ पे और इनको पोलिनेट करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ये तो किसके एग्जांपल है, वाटर हेसियंथ एंड वाटर लिली के थ्रू, वाटर लिली में, लेकिन वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रा के अंदर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर pollination। चलिए, in Vallisneria, the female flower reaches the surface of the water by a long stalk, and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water। चलिए, क्या दिखा बताया इसमें वैलिसिनेरिया में, कि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं रीच द सरफेस ऑफ वाटर, ये देखिए, ये हम दिखा देते हैं, ये सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज करता है कौन, वैलिसिनेरिया, वैलिसिनेरिया कभी फीमेल गेमेटोफाइट्स रिलीज करता है, और the male flower reaches the surface of the water by a long stalk, and the male flowers or pollens are released on the surface of water। जो वैलिसिनेरिया है उसका जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ आता है, सपोज ये वैलिसिनेरिया का प्लांट है ना, ये इसकी रूट्स है, ये प्लांट है। अब वैलिसिनेरिया में क्या होगा, लॉन्ग स्टिग्मा आएगा, और ये कहाँ आएगा, ये लॉन्ग स्टिग्मा यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे आएगा और पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करेगा अपने अंदर,
ठीक बात। तो मतलब जो वैलिसिनेरिया है वो कहाँ पे अपना पोलिनेशन कर रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर के अंदर। ठीक बात। चलिए, the next group of water pollinated plants such as seagrass, female flowers remain submerged in the water and the pollen grains are released inside the water. यहाँ पे तो क्या हो रहा है, pollen grains over the surface of water release हो रहे हैं, है ना? surface of water पे pollen grains release हो रहे हैं वैलिसिनेरिया में। अब कुछ plants ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होगा कि ये water है, water के अंदर release करते हैं क्या, pollens, water के अंदर, वाटर के अंदर पोलेंस रिलीज होते हैं और इनका स्टिग्मा क्या करता है, ट्रैप करता है पोलेंस को और फर्दर पोलिनेशन होता है। ठीक। अब पोलेंस जो रिलीज होते हैं, सपोज यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए, यहाँ पे इसका एंथर था इस प्लांट का, अब वाटर करेंट्स के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक, एक तरफ से दूसरी साइड आएंगे ये पोलेंस और ये है फीमेल फ्लावर और ये हो जाएगा मेल फ्लावर, है ना? ऐसे पोलेंस ग्रेन्स कैसे होंगे, ट्रांसफर होंगे और ये कहाँ हो रहा है, बीनीथ द सर्फेस ऑफ वाटर, सबमर्ज्ड प्लांट्स दिखा रहे हैं। ठीक, और ये कैसे हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जहाँ पे ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर पोलिनेशन हो रहा है और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे नहीं हो रहा, सबमर्ज्ड प्लांट्स है ये और यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है। ठीक, नाउ अब इन पोलेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे हमने एयर वाटर पोलिनेशन में हमने देखा, सॉरी विंड पोलिनेशन में हमने क्या देखा, जो पोलेंस है वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, उनका जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है, एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं। ऐसे ही जो वाटर पोलिनेटेड पोलेंस है उनमें क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक, एंड दे आर पैसिवली कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। और कैसे होते हैं, carried passively inside the water. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. इनकी जो pollens होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर mucilaginous covering होती है, क्यों, to protect them from wetting, भीग ना जाए, है ना, और destroy ना हो जाए, इसीलिए उनके ऊपर एक mucilaginous coating होती है। ठीक, चल, also both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. ठीक, जो विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स पोलिनेट हो रहे होते हैं, वो प्लांट्स कैसे होते हैं या फिर वो फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। वो कलरफुल नहीं होते, कोई स्मेल नहीं होती और वो कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक बात। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर पोलिनेटिंग एजेंट्स। अब बायोटिक एजेंट्स में भी देखिए अलग अलग एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, जैसे बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, एंट, मॉथ्स, बर्ड्स, ठीक, एंड बैट्स, ये सारे कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स, जिनके बारे में बीज तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि बीज आर द सोर्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन कराते हैं बीज और क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोलिनेशन, और एक पोलिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और ये बहुत कॉमन है ना? Some primates जैसे lemurs, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles and garden lizard have been reported as pollinators in some species. ठीक, ये कुछ plants हैं जो कि क्या करते हैं, as a pollinators behave कर सकते हैं। चलो, now majority of the insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. ठीक है, जो हमने एबायोटिक एजेंट्स देखे उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना वो बहुत कलरफुल होते हैं, ना उनकी कोई स्मेल होती है। ठीक, लेकिन जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जिन फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, काफी लार्ज होंगे, सेकेंडली कलरफुल होंगे बहुत ज्यादा, फ्रेग्रेंट होंगे, इनकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होगी, या तो एक ऑफुल स्मेल भी हो सकती है या फिर एक अच्छी स्मेल भी हो सकती है, फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, एंड आर रिच इन नेक्टर, और एक स्वीट नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. ठीक है, अगर छोटे छोटे फ्लावर्स, अगर किसी प्लांट में छोटे फ्लावर्स हैं, तो छोटे फ्लावर्स आपने देखा होगा यूजुअली ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, है ना, टू मेक देम लुक कंस्पिशियस, ताकि दूर से ही प्लांट जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसको दिख जाए, विजिबल हो जाए, इसीलिए ये क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, बंच की फॉर्म में होते हैं छोटे फ्लावर्स। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय ओडर और बाय फ्रेग्रेंस, और ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं, पहले तो पेटल्स, कलरफुल पेटल्स जो होते हैं, वाइब्रेंट डिस्टिंक्ट कलर होते हैं, उनके थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंडली कैसे अट्रैक्ट होते हैं, बाय फ्रेग्रेंस, एक फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्लावर्स में अच्छी मीठी मीठी खुशबू होती है, उसके थ्रू भी एनिमल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं।
The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. अब कुछ फ्लावर्स की तो बहुत अच्छी स्मेल होती है ना, मीठी मीठी, कुछ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ऑफुल होती है ना, उनकी ओडर होती है, डिस्टिंक्ट ओडर होती है। ये कौन से प्लांट्स होते हैं? जहाँ पे बीज एंड बीटल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है। ठीक, याद रखना ये बात। यूजुअली वो फ्लावर्स जिनकी बहुत गंदी स्मेल होती है, बहुत डिस्टिंक्ट या फाउल ओडर होती है, उनमें किसके थ्रू पोलिनेशन होता है? बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। ये फ्लाइज एंड बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिस्टिंक्ट स्मेल होती है फ्लावर्स। फाइन। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। जो नेक्टर एंड पोलन होता है, ये क्या होता है? फ्लोरल रिवॉर्ड होता है, जो कि पोलिनेटर्स को मिलता है। चलो, in some species floral rewards are in providing safe space to lay eggs. अब फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं प्लांट्स को, जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको। पहला रिवॉर्ड क्या है? कि इनको एक सेफ स्पेस मिल जाता है टू ले एग्स। जो पोलिनेटर्स हैं उनको क्या मिल जाएगा? एक सेफ स्पेस मिल जाएगा। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे एमोर्फोफैलस, ये एक बहुत टॉलेस्ट फ्लावर है जो कि 6 फीट इन हाइट है। ठीक है, अब इतना बड़ा फ्लावर है तो इसके पास काफी स्पेस होगी। तो इस स्पेस में क्या करते हैं, जो जो पोलिनेटर होता है, वो अपना एग ले कर देता है यहाँ पे। ठीक, और एक और सिमिलर रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड यूका प्लांट, जहाँ पे क्या करते हैं, बोथ द मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन मॉथ एंड यूका प्लांट, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर एंड इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मॉथ। इसमें क्या होता है, जो यूका प्लांट है ना, इसके अंदर लोक्यूल प्रेजेंट होता है फ्लावर में और ओवरी में, जहाँ पे क्या करती है मॉथ, क्या करती है, अपना एग ले कर देती है, और इन टर्न मॉथ क्या कर देगी? पोलिनेशन कर देगी ऑफ द यूका प्लांट। ठीक बात। ये तो है किसका? ये है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक बात। चलो, ये तो था अबाउट दी पोलिनेशन। ये मैंने आपको दिखा दिया कि पोलिनेशन में क्या होगा। चलिए एक बार आप ये नोट्स देखिए। ये पोलिनेशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू द फ्लावर। ठीक बात। दो तरीके की पोलिनेशन दिखाई, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक को हम बोल देंगे क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं। ठीक, सेल्फ पोलिनेशन का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जियोटोमोगैमी। ठीक, तो सेल्फ पोलिनेशन में दो पार्ट आ जाएंगे, एक होता है ऑटोगैमी, एक हो जाएगा जियोटोमोगैमी। ठीक, फिर क्रॉस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? जेनोगैमी। ठीक, अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलेंस टू द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, पोलन का ट्रांसफर होगा विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी दूसरा है और फ्लावर भी दूसरा है, और उसके अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है। जियोटोमोगैमी को हमने क्या बोला कि फ्लावर तो अलग है लेकिन प्लांट सेम है। ठीक, ट्रांसफर हो रहा है ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट द प्लांट इज द सेम। चलिए, अब सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैमी के अंदर हमने दो तरीके के फ्लावर्स देखे। ठीक, ऑक्सालिस, कॉमिनेला, इनके अंदर हमने क्या देखे? दो तरीके के फ्लावर्स देखे। इनका नाम क्या है? एक को बोलेंगे कैस्मोगैमस, एक को बोलेंगे क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो कि एक्सपोज होते हैं, जो ब्लूम करते हैं, जो खिलते हैं, जिनके पास होता है एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, तो इसके अंदर क्या पॉसिबल है? जियोटोनोगैमी पॉसिबल है इनके। ठीक, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मतलब जो कि खिलते ही नहीं है एंड रिमेन क्लोज, हमेशा बंद ही रहते हैं एंड डू नॉट ओपन एट ऑल, और इसके अंदर क्या होगा? प्योर ऑटोगैमी होगा। ठीक है, क्योंकि ये खिलते ही नहीं है, इनके अंदर ना तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ना इनके अंदर जियोटोनोगैमी। ठीक, ये होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब होंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। हमने दो तरीके के एजेंट्स की बात करी, एक को हम बोलेंगे बायोटिक, एक को हम बोलेंगे एबायोटिक। ठीक, एबायोटिक में क्या होगा? विंड एंड वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। ठीक, और इन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं जो डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ना तो कलरफुल होंगे ना नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना इनके अंदर कोई फ्रेग्रेंस है। अब कुछ बायोटिक एजेंट्स भी होंगे। बायोटिक एजेंट्स जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, बीज, बीटल्स, वॉस्प्स, है ना, इनमें क्या होगा? प्लांट्स आर कलरफुल, प्रोड्यूसेस नेक्टर और फ्रेग्रेंस होती है। ठीक, चलिए अब विंड पोलिनेटेड प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो प्लांट्स विंड के थ्रू पोलिनेट हो रहे हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पहली बात तो ये ज्यादा कॉमन है, वाटर पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड में सबसे कॉमन कौन है? विंड पोलिनेटेड। एग्जांपल कॉर्न कॉर्न, मेज कॉर्न के अंदर विंड पोलिनेशन हो रहा है, और ग्रासेस। ठीक, अब इनके पोलेंस कैसे होंगे? इनके पास पहले तो एक्सपोज्ड एंथर्स होगा, लाइट एंड फेदरी पोलेंस होंगे, और नॉन स्टिकी होंगे। पोलेंस कैसे होंगे? लाइट, फेदरी एंड नॉन स्टिकी पोलेंस होंगे। लार्ज नंबर ऑफ पोलेंस आर रिलीज्ड,
और काफी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एज कंपेयर टू द पिस्टल। जो कार्पल है या फिर जो फीमेल गेमेटोफाइट है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनका नंबर कम होगा एज कंपेयर टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज वाटर पोलिनेटेड प्लांट। वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स पहली बात तो ये रेयर होते हैं, 30% स्पीशीज में होंगे और मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे वेल्सिनेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्ट्रा के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कुछ लोअर प्लांट्स में होंगे जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब इनके पोलेंस कैसे होंगे? लॉन्ग रिबन लाइक पोलेंस होते हैं इनके, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। और इनकी जो पोलेंस हैं वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होंगे? म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड, ठीक बात। चलिए, और जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है उसमें क्या होगा? डिस्टिंक्ट एक स्मेल होगी, एक फ्रेग्रेंस होगी। जो बीटल्स और फ्लाइज जिनमें पोलिनेशन कराते हैं उन फ्लावर्स की स्मेल कैसी होगी? बहुत डिस्टिंक्ट ओडर होगा उनका, बहुत फाउल स्मेल होगी जो उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक बात। और क्या होगा? जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली एक इन्फ्लोरेसेंस क्लस्टर्ड फॉर्म में दिखते हैं, ठीक बात। एक गुच्छे में प्रेजेंट होंगे, क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और इनकी क्या होगा? एक ब्राइट पेटल का कलर होगा। इनके जो फ्लावर्स है ये काफी ब्राइट कलर्ड होते हैं। फ्रेग्रेंस होती है जो कि क्या करते हैं? इनको अट्रैक्ट करती है। कलर एंड फ्रेग्रेंस के थ्रू एनिमल्स और जो जितने भी इंसेक्ट्स है ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। रिवॉर्ड क्या क्या होते हैं? पोलेंस एंड नेक्टर, ठीक। ऑल्सो एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने देखा किसके बीच में? मॉथ एंड यूका के बीच, ठीक बात। चलिए, और भी रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या होता है? प्लेस टू ले एग्स। जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? एग ले करने के लिए एक जगह मिल जाती है, ठीक बात। तो ये तो था हमारा पोलिनेशन, समझ आ गया आपको? चलिए, दिस वाज अबाउट पोलिनेशन की पोलिनेशन में क्या क्या होता है, ठीक बात। चलिए, अब पढ़ेंगे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक पोस्ट पोलिनेशन इवेंट है, मतलब पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हो गया, ठीक बात। पोलन ग्रेन्स जो है अब वो कहाँ से कहाँ आ गए? स्टिग्मा पे रिसेप्ट हुए थे, स्टिग्मा पे आके अटैच हुए थे, और स्टिग्मा से अब कहाँ पे आ चुके हैं? ओवरी में आ गए, ठीक। ओवरी से अब ओवरी के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक। उस प्रोसेस को अब हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। The pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergy. पोलिनेशन पर अब ये डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये है माइक्रोपाइल एंड, ये है चैलिजल एंड, ठीक। ये है एग, ये है दो इसके सिनर्जिड्स, ये है पोलन पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और ये है तीन एंटीपोडल सेल्स। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ओके। ऑल्सो यहाँ ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक। चलो लेबलिंग कर देते हैं। माइक्रोपाइल एंड है, ये चैलिजल एंड है, ये है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। ये दोनों तो हैं सिनर्जिड्स, और ये है एग, ठीक। और दोनों को साथ में हम क्या बोल देते हैं? सिनर्जिड्स और एग को बोल देंगे एग अपैरेटस, ठीक। चलो अगली बात समझ में, ये है एक ओव्यूल। क्या है ये? एक ओव्यूल है, ये एक फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक। चलो हमने क्या देखा कि स्टिग्मा था, है ना, स्टिग्मा पे पोलेंस आए थे और पोलन ट्यूब बनी थी स्टाइल में। और वो जो पोलन ट्यूब है, वो जो स्टाइल है, एक मिनट, चलिए मैं आपको सिर्फ पोलन ट्यूब दिखाती हूँ। ये पोलन ट्यूब आई, ठीक। और इस पोलन ट्यूब में क्या है? मेल गैमेट्स। ये पोलन ट्यूब आती है और सिनर्जिड में फ्यूज होती है, ठीक। अब इसके पास क्या होते हैं? दो मेल गैमीट्स होंगे पोलन ट्यूब के अंदर, टू मेल गैमीट्स, ठीक। ये है पोलन ट्यूब और ये है मेल गैमीट्स, ठीक बात। ये है मेल गैमीट्स और कितने हैं? दो। हैप्लॉइड टू मेल गैमीट्स हैं। चलिए अब देखिए
pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergids. ठीक है, ये pollen tube है, pollen tube में से दो male gametes हैं और ये दो male gametes अब कहाँ आ गए? synergids के cytoplasm में। ये जो दो synergid हैं, ठीक, ये जो बीच में तो egg है, egg के side में जो दो cells हैं उनको हमने बोला synergids, ठीक। तो इन synergid के cytoplasm तक अब क्या आ चुके हैं? दो male gametes आ गए, ठीक। One of the male gamete move towards the egg cell and fuses with its nuclei, thus completing the syngamy. अब जो पहला मेल न्यूक्लियस है या फिर पहला मेल गैमीट जो है वो क्या करेगा? इस एग से फ्यूज करेगा, ठीक। फर्स्ट मेल गैमीट जो होगा वो क्या करेगा? फ्यूजेस विद द एग। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट मेल गैमीट है ये क्या करेगा? फ्यूज विद एग, एग के साथ फ्यूज करेगा, ठीक। और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे सिनगैमी, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी बोलेंगे। हम इस प्रोसेस को बोलेंगे अब सिनगैमी। और एग के साथ फ्यूज करके ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, है ना। ये है एक मेल गैमीट, ये हो जाएगा एग, ठीक। ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक। तो ये है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक। पहली बार जब फर्टिलाइजेशन हुआ ये वो है, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जब सिनगैमी हो गई तब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जाइगोट, जाइगोट बनेगा और कैसा बनेगा? डिप्लॉइड इन नेचर जाइगोट, ठीक है। The other male gamete move towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, जिसको हम बोलेंगे पेन, ठीक। चलिए जो पहला मेल गैमीट था वो तो किसके साथ फ्यूज हुआ? एग के साथ। अब ये जो दूसरा मेल गैमीट है ये भी सिनर्जिड के थ्रू आएगा और कहाँ पे आएगा? पोलर न्यूक्लियस के पास, पोलर न्यूक्लियस के पास आएगा और इसके साथ फ्यूज करेगा। तो इसके पास दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी थे, जो पोलर न्यूक्लियाई है ये कैसा है? ऑलरेडी डिप्लॉयड इन नेचर है ना। पोलर न्यूक्लियाई इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। अब इसके पास एक और मेल गैमीट आ गया तो अब ये कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड इन नेचर हो जाएंगे, इसके पास तीन न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? 3n, है ना। पोलर न्यूक्लियाई में वापस क्या होगा? एक मेल गैमीट आके इसमें फ्यूज करेगा, ठीक। ऑलरेडी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस और आ जाएगा और क्या होगा? अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। चलो देखते हैं। ये तो था फर्स्ट, चलो अब क्या होगा? सेकेंड मेल गैमीट, ठीक। सेकेंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? फ्यूज विद सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल में जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? अब पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। अब ये जो पेन है ये कैसा है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ठीक। ये जो जायगोट था ये कैसा था? डिप्लॉइड इन नेचर था। और ये जो पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये कैसे बनेगा? देखिए पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिप्लॉइड थे, ठीक। उसके पास एक और मेल गैमीट आ जाएगा, ठीक। तो अब कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसके पास तीन न्यूक्लियस होते हैं, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। हाँ तो जायगोट बना था जिसके पास दो न्यूक्लियस, डिप्लॉइड बना था स्ट्रक्चर, ठीक। ये बनता है ट्रिप्लॉइड। ये है सेकेंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये क्या है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आई बात समझ में? अब
फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल, ठीक। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको हमने बोल दिया सिनगैमी। सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ठीक बात। तो अब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंस 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हुए थे, एक मेल गैमीट ने एग के साथ फ्यूज किया, एक मेल गैमीट ने किसके साथ फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? चलो, अब इस जहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, एक हो जाएगा सिनगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization. ठीक बात। इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो हुआ सिनगैमी और एक बार हुआ ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोल देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell. अब क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रल सेल है जिसने क्या बनाया था, तो कि 3n इन नेचर है, जो पेन था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाएगा एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाएगा और जो जायगोट है, ग्रोइंग जो जायगोट है उसको क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड है ना। व्हाइल द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा जायगोट को, और जायगोट आगे जाके क्या बनेगा, फर्दर एम्ब्रियो। ठीक बात। ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये जो एंटीपोडल्स हैं ये क्या होता है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। और जो सिनर्जिड्स हैं वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स एंड डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। ठीक। बीच में तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, फर्दर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, और ये जायगोट, जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जायगोट है, जायगोट के अंदर डिवीजन होंगे, ग्लोबुलर स्टेज बनेगा, हार्ट शेप्ड बनेगा और टॉर्पेडो स्टेज बनेगा। 3 स्टेजेस होते हैं जायगोट के, एम्ब्रियो के। देखिए, जो एंडोस्पर्म है, अब देखिए 2 स्ट्रक्चर बनी, एक बनी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा एक तो, ठीक, एक बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल, ये क्या बनाएगा, इससे बनेगा एक स्ट्रक्चर बनेगी एंडोस्पर्म। ठीक बात। एक स्ट्रक्चर बनी हमारी एंडोस्पर्म, दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनती है, जायगोट। ठीक, 2 स्ट्रक्चर्स बनी, एक बनता है एंडोस्पर्म, एक बनता है जायगोट, जायगोट आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक। अब एम्ब्रियो के भी 3 स्टेज होते हैं। ठीक। जायगोट के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, और ट्रांसवर्स एंड लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल इसके अंदर डिवीजन होंगे, और एम्ब्रियो के अंदर 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहला होगा ग्लोब्यूलर स्टेज, इसकी कभी कभार ना सीक्वेंस पूछ लेते हैं, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। ग्लोब्यूलर होगा, फिर होता है हार्ट शेप, ठीक, और थर्ड है टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो या कॉटलिडनरी, या फिर हम बोल सकते हैं मैच्योर स्टेज होती है। ठीक। एम्ब्रियो की 3 स्टेजेस होती है, सबसे पहले ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, और फिर टॉर्पीडो स्टेज बनती है। ठीक। चलिए, अब ये तो था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, इजी था, आ गया होगा आप सबको समझ। ठीक। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, पोलिनेशन पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ा हमने डबल फर्टिलाइजेशन, हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। चलिए, इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस बोलते हैं हम, एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि प्लांट्स के अंदर इवॉल्व हुआ है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने देखा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जायगोट बना था, एम्ब्रियो बना था, जो ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स ने क्या बनाया था, सीड बनाया था। तो ये सब कब पॉसिबल था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
लेकिन कुछ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के अंदर क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीड्स का प्रोडक्शन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक बात। चलिए, एपोमिक्सिस is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। चलिए ठीक, पहली बात तो क्या बोला है इसमें कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किसको मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। ठीक है, there are several ways to development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cells is formed without reduction division and develops into an embryo without fertilization। अब कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होगा कि जो जायगोट बना है, ठीक है, जायगोट क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सबसे पहले तो जायगोट बनेगा। ठीक, जायगोट जो बनेगा डिप्लॉइड सेल से ही डायरेक्ट जायगोट बनेगा। ठीक, और इसके अंदर विदाउट रिडक्शन डिविजन हुए क्या होगा, इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जायगोट बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन नहीं हुआ ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें अलग से ही जो डिप्लॉइड सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे प्लांट के अंदर, उन्होंने ही क्या किया, अपने अंदर जायगोट का फॉर्मेशन किया और जायगोट से बना एम्ब्रियो। ठीक बात। जहां पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन मिमिक हुआ। मिमिक कैसे हुआ कि इसमें जायगोट बना और एम्ब्रियो बना, जायगोट एंड एम्ब्रियो तो बना लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बना। जो ऑलरेडी प्रेजेंट डिप्लॉइड सेल था उसी ने एज अ जायगोट अपने आप को बिहेव किया। जायगोट के बाद उसमें ही क्या बना, फर्दर डिविजन हुआ और इसके अंदर एम्ब्रियो बना। ठीक, तो ये कैसा प्रोसेस था जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। ये एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बात, तो इसको हम बोल देंगे एपोमिक्सिस। और ये किन स्पीशीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस के अंदर। ठीक, एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स एंड ग्रासेस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है एपोमिक्सिस का प्रोसेस। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, देखिए, पॉली मतलब मल्टीपल, एम्ब्रियोनी मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो। ठीक, इसमें क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियो। मोर देन वन एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। ठीक, किस कैसे होगा ये, अब जैसे बहुत सारी स्पीशीज है जैसे सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस एंड मैंगो में क्या होगा, वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट टू डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू एन एम्ब्रियो सैक, और क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर आने लग जाते हैं। ये जो न्यूसिलर सेल्स होते हैं यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो सैक के बाहर। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये है एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट, जायगोट से यहाँ पे बनने लगा है अब एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगा है। अब क्या होगा, ये जो एक सपोज न्यूसिलर सेल है, इसके अंदर डिवीजन होने लगेगा और ये अब अंदर आ जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएगा कौन, न्यूसिलर सेल्स अंदर आने लगेंगे एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा। ठीक, इसीलिए अब इसके अंदर एक एम्ब्रियो तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक न्यूसिलर सेल वापस अंदर आ गया जो कि एम्ब्रियो की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोल देंगे। ठीक, ऐसे ही और भी न्यूसिलर सेल्स जो इनको सराउंड कर रहे हैं, इनके अंदर डिवीजन हो सकता है और ये फर्दर एम्ब्रियो सैक के अंदर आने लग जाएंगे, और क्या देखा जाएगा कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर मल्टीपल ओवरीज प्रेजेंट, एम्ब्रियो प्रेजेंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियो। ठीक, और ये मोस्टली किस में देखा जाता है, ऑरेंज के अंदर देखा जाता है, मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, इसके अंदर देखा जाता है। ठीक, चलो, ठीक है, ये तो था हमारा अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। ठीक, चलिए, तो आज के हमारे जो 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, आई गेस। ठीक, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आज। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक बात, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।